हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं सबके? सब लोग बढ़िया हैं? जी मैम, हम सब बढ़िया हैं। ऐसे ही रहिए, आप लोग एकदम बढ़िया रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो अभी जो मैंने लास्ट पढ़ाया था, लास्ट वीडियो मेरा जो आया था वो था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, क्लास 10th का। उसी के मैं क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ। वहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन करा है कि करंट क्या है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, इन सब के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स वहां पर बताए हैं। तो अभी क्या है ना कि अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्वेश्चन आंसर्स इसके सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन अपने देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू। मीन्स कहेंगे इस ये क्या होता है 1 कूलॉम, ये क्या होता है 1 जूल और ये होता है हमारा 1 वोल्ट। अगर हम लोग बात करें कि इफ अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ब्रिंगिंग अ 1 कूलम चार्ज को 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक, 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, मीन्स 1 जूल का जो वर्क डन करते हैं, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और समझते रहिए, फटाफट से क्वेश्चन हम लोग करते जाते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी एसआई यूनिट पूछी है जो कि क्या होती है, वोल्ट होती है। इधर पे गिवन भी है वोल्ट। ठीक है, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरे भाई ये भी भाव खाने लगता है कभी कभी हैंगओवर हो गया इसका। अब भाई सुधर जाओ। नो नो मैम, हम नहीं सुधर रहे, हम थोड़ी देर में काम करेंगे। ओके, आई विल वेट। अभी ठीक हो गई लग रहा है इसकी तबीयत। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे अभी भी नहीं ठीक हुई, इतने सारे चैलेंजेस आते हैं। मीन्स जब मैं वीडियो शूट करती हूँ, जब तक कि वीडियो शूट नहीं करूंगी तब तक आसपास भी कोई शोर नहीं होने वाला है। जैसे ही वीडियो शूट करने आते हैं नेट नहीं चलता है, वाईफाई का कनेक्शन चला जाता है और बड़ी सारे चैलेंजेस हैं। मतलब ऐसे ही आप सबकी पढ़ाई में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जिंदगी में चैलेंजेस ही भरे पड़े हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, चैलेंजेस से कभी क्या होता है, हार नहीं मानना चाहिए। अगर आप थक गए हो तो आप रेस्ट कर लो। जैसे कि मेरा रहता है कि जब मेरा मन नहीं होता है करने का तो मैं नहीं करती, मैं रेस्ट करती हूँ। और जब आप रेस्ट कर लो, बॉडी आपकी रिलैक्स हो जाए, फिर से लग जाओ। लेकिन गिव अप नहीं करना चाहिए। ये तो मेरा अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस है कि गिव अप नहीं करना है। अरे इसको तो कुछ और ही हो गया है यार, ये क्या हुआ है? इतनी देर पे ये सब यही चल रहा है, इसके तो नखरे कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। अब तो भाई चल जा। अरे अच्छा भाई, हम ही गलती कर रहे थे, इतनी देर से वो वाला पेन जो है सिलेक्ट करके बैठे हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। उस डिवाइस का नाम बताइए जो मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। तो वो हमारा क्या होता है, बैटरी होता है, क्योंकि बैटरी ही मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। और पोटेंशियल डिफरेंस ही एक ऐसा कहते हैं प्रेशर है जो क्या करता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी को, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको फ्लो करने पर मजबूर करता है। भाई वो पीछे से धक्का देता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था कि आपको क्या है कि एक हमारे पास पानी की पाइप है, उसमें पानी फ्लो हो रहा है, लेकिन वो जो पानी फ्लो हो रहा है वो तो करंट है, लेकिन वो जिसकी वजह से, जिस प्रेशर की वजह से वो फ्लो कर रहा है, बह रहा है, वो क्या है, वो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसको कौन मेंटेन करता है, बैटरी मेंटेन करती है। इसके लिए मैंने एक यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी एक बात जो है यहाँ पर निकाली है कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कुछ था मैंने
आज क्या हो रहा है, सब इधर का उधर हो रखा है। ये है हमारे पास एन इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी और पावर सप्लाई इज अ डिवाइस दैट मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस का अदर नेम क्या है? वोल्टेज। अक्रॉस अ कंडक्टर फोर्सिंग करंट टू फ्लो। वो क्या करता है? करंट को फोर्स करता है फ्लो करने के लिए। दीज सोर्सेज यूज इंटरनल एनर्जी सच एज केमिकल एनर्जी इन बैटरीज। तो ये क्या करते हैं? मीन्स जब हमारी एक बैटरी लगी होती है, बैटरी के अंदर क्या होता है? एक केमिकली प्रोसेस होता है, जो उसके अंदर सेल लगा होता है वो केमिकल का बना हुआ था। तो क्या करता है? वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, और वही हमारी क्या हो जाती है? पोटेंशियल कहलाती है। टू क्रिएट अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेजर्ड इन वोल्ट। तो दीज सोर्स यूज इंटरनल एनर्जी सच एज केमिकल एनर्जी इन बैटरीज। बैटरीज के अंदर केमिकल एनर्जी होती है टू क्रिएट अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्रिएट करता है और वो उसको करंट को फ्लो करता है हमारा वोल्टेज, कि भाई आगे आप मूव करो और बाकी जाके मशीनें सारी चलाओ। की डिवाइसेस एंड कंसेप्ट क्या है? इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी। द प्राइमरी मोस्ट कॉमन सोर्स यूज टू ड्राइव चार्ज थ्रू अ सर्किट। सर्किट में सबसे कॉमन जो है वो ये है, इलेक्ट्रिक सेल है हमारा, जो क्या कराता है? इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता है। पावर सप्लाई एंड एक्सटर्नल डिवाइस यूज टू मेंटेन अ कांस्टेंट वोल्टेज। और ये एक एक्सटर्नल डिवाइस है जो मेंटेन करती है ना खत्म होने वाले कांस्टेंट वोल्टेज को। पर्पज क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव करंट। ये सारी ही बातें मैंने एक्सप्लेन करी है कि कभी भी करंट अपने मन से फ्लो नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स अपने मन से फ्लो नहीं होते हैं, उनको फ्लो कराने के लिए एक प्रेशर की जरूरत होती है, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, और जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विद्युत विभव। मैं बार बार भूल जाती हूँ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। कंडक्टर को क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग अपना चलेंगे। और एक बात और यहाँ पर लिखी कि विदाउट दिस मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस द चार्ज वुड नॉट फ्लो कॉन्टिन्यूसली थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब चालक। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा, और उसको कौन मेंटेन करता? क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन ये था कि पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेंटेन करता है? तो वो सेल या बैटरी करते हैं। इतने क्वेश्चन के लिए मैंने इतनी सारी बातें आपसे एक्सप्लेन करी हैं। तो एक बैटरी में या सेल में कौन सा उधर पे कहेंगे एनर्जी होता है? तो केमिकल एनर्जी होता है, और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज होता है। बार बार मैंने इसी क्वेश्चन को कितनी बार एक्सप्लेन किया है बच्चों। तो मेरा एक तरीका है, मेरा ऑफलाइन क्लासेस में भी तरीका मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि मैं बार बार एक ही बात को कहती हूँ, और सेम यही प्रोसेस अगर आप लोग अपनी पढ़ाई में अप्लाई करते हैं, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, याद नहीं हो रही है, आप उसको क्या करें? बार बार रिवाइज करें, इतनी तेज रिवाइज करें कि वो आपके कानों को सुनाई दे। और जब वो आपको सुनाई देती है तो हमारा माइंड जो होता है उसके अंदर एक पावर होती है कि वो क्या करता है? उसको स्टोरेज करना स्टार्ट कर लेता है। कोई भी बात जब हमें बार बार सुनाई देती है तो इधर पे स्टोर हो जाती है, वो यहाँ पर कहते हैं ना कि सेव हो जाती है। तो सेम प्रोसेस आपको करना चाहिए। मेरा थोड़ा पढ़ाई का तरीका ये भी है कि मैं बहुत स्पीड में बोलती हूँ। स्पीड में बोलने का आप लोगों को एक फायदा है कि आपका टाइम बचता है भाई। तो टाइम बचाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अब मैं भी स्लो स्लो उधर पे पढ़ाऊं, ऐसे होता है वैसे होता है, मैं चाहती हूँ कम से कम टाइम में क्लियर आवाज आनी चाहिए, कम से कम टाइम में आपका सिलेबस कवर हो, आपके टॉपिक्स कवर हो, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत कम है। और टाइम अगर ज्यादा भी हो आपके पास, मान लेते हैं आपके पास बहुत सारा टाइम है, अभी जो बच्चे 9th से 10th में जाएंगे या 11th से 12th में जाएंगे तो वो कहेंगे मैम हमारे पास तो अभी बहुत टाइम है। लेकिन नहीं, जितनी जल्दी आप अपने कोर्स को, अपने सिलेबस को खत्म कर लेंगे, उतनी जल्दी आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे, उतना अच्छा आपकी प्रिपरेशन होगी। वो प्रिपेयर कर लिया, नेक्स्ट क्या आपका एम है उसके लिए प्रिपेयर करो। अगर आपकी 12th की या 10th की बोर्ड्स की पूरी तैयारी बहुत जल्दी बिफोर बोर्ड्स हो जाती है, तो आपको क्या करना है? आगे जो आप अपना करियर लेकर के चल रहे हो उसकी तैयारी भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी सारी बातें हमने कर ली। बात मैं कम करती हूँ पढ़ाते वक्त वैसे, लेकिन अभी कर ली है तो देखते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इतने से क्वेश्चन के लिए मैंने बहुत सारे एक्सप्लेनेशन आपको दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज वोल्ट पर एम्पियर। तो यहाँ पे ये दे रहा है कि ये हमारा रेजिस्टेंस है। वी नो दैट ओम्स लॉ हमारा क्या होता है? ओम्स लॉ हमारी लास्ट वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं जितने क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगी सब में बताऊंगी विद डेफिनेशन
कि अगर हम लोग बात करें V इक्वल्स टू आई आर, ये हमारा क्या है, ओम्स लॉ है। अगर हम यहाँ पर बात करें R इक्वल हमें निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। V मतलब वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, इसका यूनिट मतलब मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और इसका क्या होता है, एम्पियर, हमारा एम्पियर होता है। तो हमारी जो यूनिट बनी जाके वो क्या बनी, वोल्ट प्रति एम्पियर पर एम्पियर, तो ये हमारी यहाँ पर आ जाती है रेजिस्टेंस की। ऐसे हम लोग यूनिट्स को निकालते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंस टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीज। तो कहते हैं कि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये भी मैंने अपनी वीडियो में, लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा था जहां पर, तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल वहां पर दिया था कि बात आती है कि जैसे एक वायर जब होता है तो वायर कुछ इस फॉर्म में होता है, और जब उसको कट करते हैं तो इसके जो एंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं जाकर के, वो होते हैं हमारे कुछ सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। अब अगर हम एक और बड़ा वायर ले लेते हैं, दोनों की जो लेंथ है ना वो सेम है, तो अगर हम कहेंगे इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन भाई, अरे इलेक्ट्रॉन्स, भावनाओं पर जाइए मेरी इसमें जो नहीं बन पा रहा है उसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं हमारे, तो हम कहेंगे कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, थोड़ा सा सकरा है, नैरो है, तो यहाँ पर क्या होगा, इजी नहीं होगा, इसको क्या होगा, ये इजी नहीं होगा यहाँ पर अच्छे से, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, मोर होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, मोर होगा। और यहाँ पर ये क्या है, ये टकराव, इनमें क्या होगा, टकराव होगा, जब ये इधर से इधर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे, यहाँ पर क्या होगा, इजीली, क्योंकि बड़ी स्पेस है तो आराम से, मान लीजिए पतली सड़क है तो हम लोग इजीली नहीं निकल पाते, ज्यादा लोग हैं तो भगदड़ हो जाएगी, चौड़ी सड़क है तो हम आराम से, भाई इधर वाले इधर जा रहे हैं, इधर वाले इधर जा रहे हैं, तो आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स इजिली फ्लो हो जाते हैं वहां पर रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन्स इजिली नहीं फ्लो हो पाते हैं वहां पर रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा हो जाता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा जैसे ही क्रॉस सेक्शन, बच्चों क्रॉस सेक्शन को हिंदी में कहते हैं, अभी कल ही मैं देख रही थी, काट कुछ करके बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं फिर भूल गई, और मैंने सर्च करा था इसको, अनुप्रस्थ काट, क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट, कुछ ऐसा बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहेंगे मैम हम हिंदी मीडियम नहीं पढ़ रहे हैं, तो अच्छा ही है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ऐसा बोलते हैं किसको, क्रॉस सेक्शन एरिया को, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको अनुप्रस्थ काट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ये जो हमारा एरिया रहता है अगर ये बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, और रेजिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं, रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध, और अगर हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में कहें या जो हम लोग बोलते हैं तो उसको कहेंगे रुकावट, रुकावट, ठीक है। इतना क्लियर बच्चों सबको, ठीक है। इसके बाद में अभी तो मुझे बहुत कम ही लोग देखते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर जब बहुत ढेर सारे बच्चे हो जाएंगे तो मैं ये कोशिश करती हूँ, जो चीजें मुझे बहुत प्रॉब्लम करती थी जब मैं अपनी पढ़ाई, एकेडमिक पढ़ाई कर रही थी, तो वो चीजें मैं बार बार, मुझे लगता है कि वही सारी चीजें क्लिक करती हैं बच्चों के साथ में, मोस्ट ऑफ बच्चों के साथ में, 100% तो किसी चीज के लिए नहीं हम लोग कह सकते, लेकिन ज्यादातर बच्चों को यही सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, यही सारे चैलेंजेस आते हैं कि मैम एक डेफिनेशन लर्न करना तो इजी हो जाता है, लेकिन हमें प्रैक्टिकली हमारी डेली लाइफ में वो चीज हमें समझ में नहीं आती क्या है। अब रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध सो पता हो गया, हम सारे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ अलग अलग टाइप की कैटेगरी होती है उन बच्चों की, कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें रेजिस्टेंस हमारा है, प्रतिरोध हमने पढ़ लिया भाई प्रतिरोध होता है, लेकिन अगर इसको बता दिया जाए कि रुकावट मीन्स कि अगर मैं वीडियो बनाती हूँ, पता चला बाहर से कोई गाड़ी गुजर जाती है या कोई बच्चा रोने लगता है, तो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है मेरी वीडियो बनाने में, या कोई भी काम है, जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपकी गाड़ी पंचर हुई जा रही है, कुछ भी ऐसी रुकावट, वो सब रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम जिस रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट करता है, बाधा करता है। आज तो मैम बहुत ही ज्यादा बताए डाल रही है सब, और
अब पता नहीं, कई सारे बच्चों को लगता है कि टीचर बहुत ही बातचीत करने वाला होना चाहिए, कई सारे बच्चों को रहता है कि टीचर जो है सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, लेकिन मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है जहां पर कहते हैं कि हाउ टू टीच, तो वहां पर कहते हैं टीचर इंटरटेनिंग होता है। तो पता नहीं मैं इंटरटेन कर पा रही हूँ कि नहीं। इंटरटेनिंग मतलब ईडुटेनमेंट होना चाहिए, कि एजुकेशन के साथ में इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, कुछ ऐसा मैंने पढ़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इज केप्ट कांस्टेंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड्स डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स। लाओ मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। एक बच्चे ने मेरे से कहा था कि मैम थोड़ा सा इसको भी बड़ा कर लिया करिए ताकि हम लोगों को अच्छे से दिखाई दे। तो बच्चे, मैं तुम्हारी बात मान चुकी हूँ और वो बच्चा जो सुन रहा होगा उसको पता होगा कि ये मैंने बोला था कि ये जो आप इधर पढ़ाती हैं छोटा छोटा दिखता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस, फिर ये आप लोग इसको पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ दिया है। इसका एक ही मात्र ये है कि ओम्स लॉ हमने पढ़ रखा है। ओम्स लॉ हमें बताता है कि V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, देखो गाड़ी ये गुजर गई यहां से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये कह रहे हैं कि अगर ये हाफ होगा तो ये भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। करंट विल बी हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। ठीक है, तो ये तो इसी को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। ये बार बार मैम एक ही बात करता है, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो क्रॉस सेक्शन इज क्या भाई? क्रॉस सेक्शन, ये इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन। मैंने बताया था ना, ये जो सर्कुलर होता है, अनुप्रस्थ काट हिंदी में इसको बोलते हैं, तो ये होता है हमारा क्रॉस सेक्शन। अच्छा, मेरे साथ में एक चीज ये है कि मैं खुद ही अपना कैमरा अकेले सेट करती हूँ, खुद ही सब करती हूँ। जब मैं अकेले करती हूँ तो मैं अच्छा वीडियो शूट कर लेती हूँ और जब भैया होते हैं, आरजे सर होते हैं, कोई और इधर खड़ा रहता है तो मेरा फ्लो नहीं आ पाता है उतना अच्छा। और इधर पे क्या है, तो इधर पे मैं यही सोचती हूँ मेरे सारे बच्चे इधर पे देख रहे हैं मुझे, क्रॉस सेक्शन बच्चे रहते तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्रॉस सेक्शन को ही कहते हैं। तो यहां से जब करंट फ्लो होती है, मींस इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, वही इज कॉल्ड क्या हो जाता है, एक कंडक्टर में, इसको कंडक्टर कहते हैं बच्चों। कंडक्टर का मतलब होता है चालक, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जिसमें करंट फ्लो करती है, उसको कंडक्टर कहते हैं। इन यूनिट टाइम कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। फिर से एक बार मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बता दूं, कुछ हम लोग कलर चेंज करते हैं पेन का, एंड इसके बाद में देखिए चेंज हुआ, हाँ ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट I बराबर होता है Q अपॉन T, जहां पर Q क्या है? चार्ज है। और इसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं? मेजर करने का मतलब किसमें मापते हैं? इसका मात्रक क्या है, इसका यूनिट क्या है? वो क्या होता है? कूलॉम। टाइम है, टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक कूलॉम चार्ज को एक सेकेंड में, मतलब I बराबर क्या होता है? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की अगर हम लोग बात करें, 1 एम्पियर करंट का मतलब है जो 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है, इज इक्वल होता है 1 एम्पियर के। ठीक है, चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट द फैक्टर। तो 6 वाला देखें, 6 वाला तो अच्छा यही था। और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते, अच्छा उसने पूछा था ना कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हाँ इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं। ठीक है, ये तो मैं सब बता ही दिया। पता चला क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ती हूँ और आंसर देने लगती हूँ। स्टेट द फैक्टर ऑन विच एट a given temperature the resistance of a cylindrical conductor depends, state the SI unit of resistivity। तो फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलेंडर कंडक्टर डिपेंड्स। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि रेजिस्टेंस जो है हमारा वो किस पे डिपेंड करता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पर, कहने का मतलब है कि वो कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना चौड़ा है या कितना नैरो है, वाइड है। नेचर ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल कौन सा है, जैसे सिल्वर में बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, कॉपर में उससे कम होती है, उससे कम टंगस्टन, ऐसी बहुत सारी मेटल्स हैं उनमें होता है। नेचर ऑफ द मटेरियल। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, इन्होंने यही बताया है कि रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। जितना एरिया ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेंशन द कंडीशन अंडर विच चार्ज कैन मूव इन अ कंडक्टर, नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेंटेन दिस कंडीशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। चार्ज कैन मूव इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर और पोटेंशियल। क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि किस कंडीशन के अंतर्गत किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्जेस का फ्लो होना, और चार्जेस को कौन फ्लो कराता है, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था, चार्जेस को फ्लो कराता है कौन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम लोग विद्युत विभव कहते हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, what is meant by the statement the potential difference between 2 point is 1 volt? What do the symbol give above represent in a circuit? Write one function of each. तो what is mean by statement the potential difference between 2 point is 1 volt? इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है, आप लोग याद रखिए, पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हम कहेंगे कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल वर्ग, 1 जूल वर्क, और अपॉन में टाइम हमारा, सॉरी चार्ज, चार्ज, और चार्ज मतलब 1 कूलम। तो कहने का मतलब है कि 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना काम करना पड़ता है बच्चों, जितना काम करना पड़ता है वो कहलाता है 1 वोल्टेज या 1 volt electric potential. तो potential difference of 1 volt means the amount of work done when a unit charge। अच्छा बच्चों, एक बात यहाँ पर आती है, यूनिट चार्ज या हिंदी में इसको कहते हैं इकाई। तो कहीं पर भी अगर यूनिट एक वैल्यू आ जाती है तो ये यूनिट चार्ज हो जाता है। एक यूनिट का मतलब मात्रक होता है जिसमें हम लोग मेजर करते हैं, मापते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। तो यहाँ पर इस यूनिट का मतलब क्या होता है, इकाई, मतलब एक। अगर एक कूलाम बोल रहा है, जैसे यूनिट चार्ज बोल रहा है तो एक कूलाम, यूनिट वर्क बोल रहा है तो 1 जूल, ऐसे करके। ठीक है, ये हो गया। व्हाट डू द सिंबल गिवन अबव रिप्रेजेंट इन अ सर्किट? तो फर्स्ट सिंबल इज वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड सेकेंड इज क्या होता है, अमीटर होता है हमारा। अमीटर क्या होता है, अमीटर एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, उपकरण मीन्स एक मशीन जो क्या करता है, करंट को मापता है, करंट को मापने का काम करता है। Variable, write one function of each. Variable resistance change the magnitude of current in the circuit by variation in resistance. Ammeter is used to find current. अब रेजिस्टेंस क्या करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, वो रोकता है। मैंने कल एक एग्जांपल भी बताया था कि हमारे घर में जो भी सर्किट सिस्टम एक लगा हुआ है वहां पर बटन्स दिए होते हैं, हमारे फोन में बहुत सारे बटन वॉल्यूम को बढ़ाने के, कम करने के रिमोट्स में होते हैं। तो वहां पर क्या होता है, जैसे ही हम लोग कम वाली बटन दबाते हैं तो वहां पर क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है और वो बिजली को कम कर देता है, करंट को कम कर देता है। तो ये रेजिस्टेंस का काम है। नेक्स्ट हम लोग आगे, आप लोग मेरी वीडियोस को पॉज करके, बैक करके फिर से आप देखने से ज्यादा है कि जो मैं जितनी बातें बोलती हूँ, अगर आप मेरी वीडियो लगा के भी रख लो, आप उसको देख नहीं रहे हो फिर भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि बोलती बहुत ज्यादा हूँ, बोल बोल के एक्सप्लेन ज्यादा हो जाता है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ 1200 वोल्ट टोस्टर इन अ 30 मिनट। कह रहे हैं कि एक टोस्टर है जिधर पे हम लोग ब्रेड वगैरह सेकते हैं, तो कह रहे हैं कि 1200, कह रहे हैं कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है जो कि बाया 1200 वोल्ट का एक टोस्टर है और 30 मिनट में कितनी होगी। तो आप लोग एकदम रट लीजिए इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला हमारा क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो है P, E इक्वल्स टू है P इंटू टी। थोड़ा E सुंदर बना देते हैं। E मतलब एनर्जी, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा जिसको कहेंगे, वो क्या है P इंटू टी। P यहाँ पर क्या है, हमारी क्षमता है, मीन्स कहेंगे P मतलब पावर, पावर है हमारी। तो हमने क्या करा, इन दोनों वैल्यूज को, जो 1200 था और ये 0.5 कहाँ गया, मतलब मिनट को जो है आवर्स में इन्होंने चेंज कर लिया है, आवर्स में चेंज कर लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट होता है, जो मात्रक होता है, वो क्या होता है, किलो वॉट आर, ये होता है। ठीक है, किलो वॉट आर। तो इसलिए इसमें चेंज किया। अगर मिनट्स में कोई वैल्यू दी गई है तो उसको हम लोग आवर्स में चेंज कर लिए, आवर्स में चेंज कर लिया इन लोगों ने। इसके बाद में एनर्जी कंज्यूम इन 30 डेज, जो भी वैल्यू हमारी आई है 0.6, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 30 डेज से मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा
आंसर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ यूजिंग 18 यूनिट, 18 यूनिट अगला अच्छा इन्होंने कहा है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द सेम 1 मंथ इफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 4 अगर है तो जितनी वैल्यू आई है एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज उसको 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप लोग इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये जो यहाँ पर कैलकुलेशन करी गई है इजी है, आप इसको मल्टीप्लाई करके खुद से सॉल्व करें तो ज्यादा अच्छा है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 11, ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब बेस। तो इलेक्ट्रिक बल्ब किस पे बेस करता है, बेस्ड होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। ये जितने भी जैसे बल्ब हो गए, हीटर्स हो गए, इनमें क्या होते हैं, ऐसे वायर्स लगे होते हैं जो क्या होते हैं, उनको जब हम लोग करंट देते हैं तो वो इतने हीट हो जाते हैं, इतने ज्यादा हीट हो जाते हैं कि वो रोशनी करने लगते हैं, लाइट प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जहां पर है मेंशन वन रीजन व्हाई टंगस्टन इज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। कि हम लोग इलेक्ट्रिक लैंप्स के जो फिलामेंट बनाते हैं वो टंगस्टन के क्यों बनाते हैं। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मींस जब इसमें हाई पावर की भी अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे तो ये क्या करेगा, ये बहुत हीट अप होके क्या करता है, रोशनी देने लगता है। अगर हम लोग टंगस्टन की जगह कुछ और यूज करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होगा। टंगस्टन हैज अ हाई रेजिस्टिविटी एंड अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, सो मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय दिस इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ इज एन एमीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो इसको हम लोग किसमें कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। सीरीज में हम लोग एम्पियर अमीटर को क्यों कनेक्ट करते हैं, इसका मतलब है कि अमीटर हैव एक्सपेक्टली लो रेजिस्टेंस। ये एक्सेप्शनल है कि इसमें क्या होता है, आइडियली ये 0 ही होता है इसका रेजिस्टेंस, to ensure that adding them to the circuit does not create significant additional resistance which would reduce the total current being measured. सेफ्टी वार्निंग क्या है कि कभी भी नेवर कनेक्ट एन अमीटर इन पैरेलल विद अ लोड, क्योंकि पैरेलल में इसलिए नहीं कनेक्ट करना चाहिए कभी भी अमीटर को। अमीटर क्या करता है, करंट को मेजरमेंट करता है, बिकॉज ऑफ इट्स लो रेजिस्टेंस डूइंग सो विल क्रिएट अ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसलिए हमेशा अगर क्वेश्चन आता है कि हमें अमीटर को करंट को मेजर करने के लिए सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए या पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए, तो ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। ये क्वेश्चन हम लोग याद रखेंगे, ऐसा कुछ भी आता है तो हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। इलेक्ट्रिक पावर हमारी जो होती है वो डिटरमाइन करती है द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पावर का, जो कि है P इक्वल्स टू, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला कि P इक्वल्स टू V इंटू आई। जो हमारी पावर होती है वो मल्टीप्लीकेशन होता है हमारी वोल्टेज एंड करंट का। ठीक है, तो यहाँ पर है कि द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट और डिवाइस। तो पावर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इस वाले आंसर को हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि हमारा जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल्स टू V इंटू आई। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर इलेक्ट्रिक बल्ब्स फिट विद केमिकल इनएक्टिव नाइट्रोजन और ऑर्गन। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं वो नाइट्रोजन और आर्गन जो इनएक्टिव गैसेस हैं उनमें क्यों फिल रहती है बल्ब्स के अंदर। तो जैसा कि हम लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि हमारे जो खाने के फूड पैकेट्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस हम लोग फिल करते हैं ताकि वो फूड जो है, फूड आइटम खराब ना हो इतनी जल्दी। ऐसे ही नाइट्रोजन एंड आर्गन को भी फिल किया जाता है ताकि हमारा बल्ब जो है उसकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा रहे, वो इतनी जल्दी खराब ना हो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय द स्टेटमेंट दैट द रेटिंग ऑफ अ फ्यूज इन अ सर्किट इज 5 एम्पियर। कहने का मतलब है जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जितने भी अप्लायंसेस, जितनी भी मशीनें काम करती हैं, उसका एक सर्किट होता है इलेक्ट्रिक का। वहां पर कहते हैं कि जो फ्यूज हमारी लगी होती है वो 5 एम्पियर से ज्यादा के करंट को नहीं झेल पाती है। मतलब अगर 5 एम्पियर से जैसे ही ज्यादा करंट होती है वैसे ही क्या होता है, वो फ्यूज क्या हो जाता है, जल जाता है
या मेल्ट हो जाता है, जिससे कि हमारे घर की जितनी भी चीजें हैं वो बच जाती हैं। तो फ्यूज हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट का। ये हमारे घर में बहुत बड़े डैमेज से हमें बचाता है। तो जब अगर क्वेश्चन आता है कि फ्यूज कब मेल्ट होता है, जब वो 5 एम्पियर से ज्यादा की वहां पर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन के आंसर्स हमें मिल गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। एक्सप्लेन 2 डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज अरेंजमेंट ऑफ हाउस होल्ड सर्किट। तो डिसएडवांटेज क्या है कि जो हम लोग सीरीज में हाउस होल्ड सर्किट्स को लगाते हैं, हाउस होल्ड का मतलब है कि जितनी सारी मशीनें हम लोग घर में, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये सब यूज करते हैं, तो उसके डिसएडवांटेज, उसके नुकसान क्या है। तो करंट इज कांस्टेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट लगी होती है तो वो कॉन्स्टेंटली फ्लो करती रहती है। सो इट इज इम्प्रैक्टिकल टू कनेक्ट अ बल्ब एंड अ इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज। तो ये बहुत ही मतलब इम्प्रैक्टिकल है कि हम लोग बल्ब को भी और इलेक्ट्रिक हीटर को भी एक ही तरफ अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके में क्या होगा, व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स, अगर एक भी उसमें से फेल हो गया, एक में भी क्या हो गया, बर्निंग हो गया या फ्यूज उड़ गया, कुछ भी ऐसा हुआ, या वो उसमें फायर ऐसा कुछ हो गया, तो वो क्या होगा, वो सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क, और कोई भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए डिसएडवांटेज रहते हैं कि अगर हम लोग सीरीज में अरेंजमेंट करते हैं घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 17। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर यूजुअली फिल्ड विद केमिकल inactive gases like nitrogen and argon. Fuse wire is placed in series with the device. तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जैसे मैंने बात करी थी कि बल्ब के अंदर भी अगर नाइट्रोजन एंड आर्गन को उन लोगों ने फिल कर रखा है, इसका मतलब है कि वो फिलामेंट जो हमारा वहां पर है, जो फ्यूज फिलामेंट से बना हुआ है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसकी लाइफ को बढ़ाता है। तो यहाँ पर भी जैसे केमिस्ट्री में मैंने बताया था कि जो भी चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनको, उनमें जो है नाइट्रोजन गैस को फिलअप करके रखा जाता है। तो यहाँ पर भी सेम वही बात है कि ये जो दोनों गैसेस हैं, नाइट्रोजन एंड हमारे पास में आर्गन, ये क्या करती हैं, जहां पर भी ये होती हैं, ये क्योंकि नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं और ये उसकी लाइफ को बढ़ा देती हैं। फ्यूज वायर इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस, क्योंकि इफ मेल्ट एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। और हमेशा जो हमारे फ्यूजेस होते हैं उनको क्यों हम लोग लगाते हैं सीरीज में, क्योंकि क्या होता है, जब बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो होता है हाई वोल्टेज का हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, खुद जल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं। मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको बताया था, ये गल जाते हैं और क्या कर लेते हैं, बाकी के जितने अप्लायंसेस होते हैं, क्योंकि सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और बाकी की सारी मशीनों को क्या कर लेते हैं, ये बचा लेते हैं। इसलिए इनको हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, मीन श्रेणी क्रम में हम लोग लगाते हैं फ्यूज वायर जितने होते हैं उनको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारे पास कि इससे पहले, अच्छा एक मैंने फ्यूज एक्सप्लेन नहीं करा था कि फ्यूज क्या होते हैं, तो अगर उनके बारे में बात करें, चलो नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन कर दूंगी उसको। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। इलेक्ट्रिक बल्ब आर यूजुअली फिल्ड विद, अच्छा ये तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, एन इलेक्ट्रिसिटी हीटर है हमारे पास, रेटेड जो है तुम्हारा 800 वॉट, ऑपरेट्स 6 आवर पर डे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट ₹3 पर यूनिट। तो एनर्जी कंज्यूम का हम सबने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि एनर्जी कंज्यूम या एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो होता है P इंटू टी पावर इंटू में टाइम। तो यहाँ पर हमारी जो पावर दी गई है वो कितनी है, 800 वॉट है। 6 जो है आर पर डे, इनका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास वैल्यू ये आ गई, और इसको हम लोग किलो वॉट में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 144। अब ये बोल रहे हैं कि 30 डेज एट ₹3 पर यूनिट, तो हम लोग क्या करेंगे, 144 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज आंसर कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या आएगी, 432 रुपए आ जाएगी। तो कैलकुलेशन आप लोग खुद से एक बार करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पेपर में आप ही को करना है उधर पे जाकर के। कैलकुलेशन इज मस्ट, कैलकुलेशन आप लोग सीख लीजिए। इसके लिए भी मैं वीडियोस लेकर के आऊंगी कि हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू इजिली सॉल्व क्वेश्चंस। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारा क्या होता है, व्हाट इज इट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट, शुड इट बी प्लेस्ड ऑन न्यूट्रल वायर, यहाँ पर न्यूट्रल वायर ऑन और ऑन लाइव वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, और ये जो है व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, और शुड इट बी, क्या इसे जो है प्लेस करना चाहिए ऑन
न्यूट्रल वायर या लाइव वायर के पास। तो जस्टिफाई योर आंसर। एक इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ लो रेजिस्टेंस रजिस्टर होता है हमारा, इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही लो होता है। तो लो रेजिस्टेंस रजिस्टर दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन इवेंट ऑफ अ ओवरलोड करंट। अभी मैंने बताया कि फ्यूजेस क्या होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कहते हैं ना, वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ के आता है तो हमारे फ्यूजेस क्या होते हैं, खुद को डैमेज कर लेते हैं, मतलब अपना कहते हैं कि आत्मदहन कर लेते हैं, आत्मदहन करके और पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट को बचा लेते हैं, हमारे घर के महंगे महंगे सामानों को बचा लेते हैं। तो भाई फ्यूज को आप लोग, इलेक्ट्रिक फ्यूज को आप लोग धन्यवाद दे सकते हैं। तो rest answer refer to know the term fuse wire, it is should be placed on live wire। तो फ्यूज को हम लोग को कहाँ पे करना चाहिए, लाइव वायर। अगर मैं बात करूं कि हमारे न्यूट्रल वायर और लाइव वायर में क्या डिफरेंस है, तो लाइव वायर क्या करता है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी आती है वहां से इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के आता है और पूरे सर्किट में क्या करता है, उसको पहुंचाता है। फिर अब मान लिया कोई भी मशीन है, कोई भी अप्लायंस है, उसको जितनी बिजली चाहिए उतनी वो दे देता है। बची हुई एक्स्ट्रा जितनी बिजली होती है, जितनी एक्स्ट्रा करंट होती है, वो न्यूट्रल वायर क्या कर लाता है, वापस फिर से इलेक्ट्रिक सोर्स को दे आता है। मीन्स फिर से एक बार हम लोग दोहराएंगे कि लाइव वायर क्या करता है, जहां से भी बिजली हमें मिल रहा है, जो भी सोर्स है जहां से करंट आ रही है, उस करंट को वायर में ऐसे ले करके आता है और जिस मशीन को जितना चाहिए यूज करने के लिए उसको दे देता है। कई बार क्या होता है कि एक्स्ट्रा करंट कुछ बचती है या हाई ना हो वोल्टेज, उसके लिए न्यूट्रल वायर जो होता है वो क्या करता है, उस करंट को, उस वोल्टेज को फिर से वापस ले आता है और जहां सोर्स होता है उसको दे देता है। ये प्रोसेस चलता रहता है ऐसे ऐसे, मीन्स ऐसे गया फिर वापस आया, मतलब ये लाइव वायर अपना काम कर रहा है और वहां से न्यूट्रल वायर अपना काम कर रहा है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंपाउंड डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इसकी हम लोग डेफिनेशन याद कर लेंगे। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रेटेड 2 किलोवाट, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इट फॉर 2 आवर्स डेली चलाने के लिए। फिर से हमारा वही फॉर्मूला आ जाता है, इक्वल्स टू पी इंटू टी नंबर ऑफ डेज, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी कॉस्ट निकालनी है रुपीस के हिसाब से, डेज के हिसाब से जो भी आता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर हमारे पास आ जाता है। इनकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और जो हमारे रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको इसलिए इसका पार्ट 3 बनाऊंगी, उसमें कराऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता 2-2 3-3 घंटे की वीडियो एक बार में बच्चे को दे दे। अगर पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देते तो इजिली बच्चे को जो कुछ चाहिए, जो उसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है और वो बोर भी नहीं होगा। हालांकि बोर होने जैसी कोई चीज नहीं होती है, अगर हमें पता है कि इस चीज से हमें फायदा होने वाला है तो हमें, अगर हम बोर भी हो रहे हैं फिर भी हमें करना पड़ता है। वी हैव टू डू, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो बोर भी हो रहे हैं फिर भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको पॉसिबल कर पाती हूँ कि मैं छोटे छोटे पार्ट्स में लेकर के आऊं और बच्चा पढ़ भी ले और बोर भी ना हो, तो मैं अपने आप को बहुत ही क्या बोलूंगी, आपके ऊपर बहुत आभार व्यक्त करूंगी और भगवान को शुक्रिया करूंगी कि मैं इस लायक हूँ जो इजी आपके लिए कुछ कर पा रही हूँ। अगली बार है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करते हैं, कितने हैं, 23 हैं, खत्म है सब। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूज एज कनेक्टिंग वायर्स? कनेक्टिंग वायर्स, वायर को कनेक्ट करने के लिए कॉपर एंड एल्यूमिनियम का यूज क्यों करते हैं? दूसरा है वाई इज टंगस्टन यूज फॉर फिलामेंट एंड इलेक्ट्रिक लैम्प्स? ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि टंगस्टन क्या होता है। Why is lead tin alloy used for fuse wires? These are good conductor of electricity, low resistance, low resistivity, मतलब इनमें अच्छे से करंट फ्लो हो जाती है, इजिली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उधर पे। और why is टंगस्टन? तो टंगस्टन का क्या होता है, बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो जो करंट के हीटिंग इफेक्ट है इसके ऊपर, बहुत तेजी से इसको क्या होता है, ये हीटअप हो जाता है। हीटअप होने के बाद में क्या करता है, रोशनी देने लगता है, जैसे हमारे हीटर्स होते हैं, फिलामेंट होते हैं बल्ब के। फिर क्या है, लीड एंड टिन एलॉय। अच्छा बच्चों, बात आती है मेटल, नॉन मेटल एंड एलॉय की। मेटल्स वो होते हैं, केमिस्ट्री में अगर बात करें, मेटल्स वो होते हैं जिनके ऊपर प्लस चार्जेस होता है, मींस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, मींस उनके ऊपर माइनस चार्ज होता है। और जो मेटल एंड नॉन मेटल के दोनों की प्रॉपर्टीज जिनमें होती है वो एलॉय कहलाते हैं।
तो अगर हम लोग बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है मेटल्स की, तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो चमकदार होते हैं। अगर मैं इस चैप्टर के हिसाब से कहूं कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के हिसाब से अगर हम लोग कहें कि व्हाट आर मेटल्स, तो मेटल्स क्या होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली प्रोड्यूस हो जाती है, बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होती है, वो मेटल्स होते हैं। और नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती, जैसे लकड़ी है उसमें नहीं होती, वो नॉन मेटल है। और मेटल क्या है, जितने भी हमारा लोहा, तांबा, ये तुम्हारा कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब जो है इनमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, पास हो जाती है। तो यहाँ पर कौन कौन से दिए गए हैं, हमारे कॉपर एंड एल्यूमिनियम दिए गए। एक क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा कि सबसे अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी जिसमें पास होती है वो मेटल कौन सी है, वो है हमारी सिल्वर, जिसको हम लोग एजी से डिनोट करते हैं, उसका सिंबल है एजी। एजी से हम लोग डिनोट करते हैं सिल्वर को, सिल्वर मतलब चांदी। ठीक है, तो ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और टंगस्टन का फिलामेंट में यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि फिलामेंट जब बहुत तेजी से गर्म होता है तभी वो रोशनी देता है, और टंगस्टन क्या होता है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। फिर हमारे एलॉय यूज फॉर फ्यूज वायर्स, फ्यूज वायर्स में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और फ्यूज वायर हमारे क्या करते हैं, जैसे ही बिजली तेज होती है खुद ही क्या होते हैं, आत्मदहन कर लेते हैं, खुद ही खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, ताकि हमारा पूरा सर्किट, हमारे घर की पूरी बिजली जो होती है, जितने अप्लायंसेस होते हैं, जितनी मशीनें होती हैं, वो सब बच जाती हैं। तो इनको फिर से धन्यवाद करो। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इलेक्ट्रिक हीटर इज यूज 220 वोल्ट सप्लाई एंड टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे, ऑप्शनल में आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप लोग न्यूमेरिकल देखते हो आप लोग डर जाते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, किसी फॉर्मूले में किस लेटर से किस क्वांटिटी को हम लोग डिनोट कर रहे हैं, ये सब पता होना चाहिए। अगर ये सब आपको पता है तो ये बहुत इजी हो जाता है। एक न्यूमेरिकल को करने के लिए सबसे पहले एक बच्चे को जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए, जितनी चीजें उसमें गिवन है, जितनी बातें वहां पर कही गई वो सब लिख डालो। तो सबसे पहले अगर हम लोग कहें इलेक्ट्रिक हीटर यूज्ड ऑन इतने वोल्ट, अब हम लोग क्या करेंगे, कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है कि मैम हम पहचाने कैसे क्या गिवन है, कई बार कुछ भी कर देते हैं। जैसे मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को पढ़ाती हूँ तो वहां पर क्या होता है कि एक तरीके का क्वेश्चन समझ लिया तो डिजिट ऐसे लाइन से दे देंगे तो समझ जाते हैं, लंबाई है, चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, नहीं, कई बार पेरीमीटर गिवन है फिर भी वो उसको लंबाई माने ले रहे हैं। कई बार क्या हो रहा है कि वॉल्यूम गिवन है उसको चौड़ाई माने ले रहे हैं, कुछ भी करे ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे आसान तरीका मैं बताऊं आपको कि अगर आप पहचानना चाहते हो कि क्या गिवन है हमारे पास, तो आप क्या कर सकते हो, इनकी यूनिट्स को देख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर 220 दिया गया है, 220 और V दिया गया है। अब बच्चों जो V होता है वो किसका यूनिट होता है, वो किसका होता है, पोटेंशियल का। पोटेंशियल का, पोटेंशियल मतलब ये वोल्टेज है हमारा, वोल्टेज का क्या काम होता है, ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने में मदद करता है, एक प्रेशर का काम करता है। तो ये हो गया। एम्पियर दिया है, 5A है, तो ये क्या है, करंट है हमारी, क्या है, करंट है हमारी। तो हम लोग यूनिट से भी पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना चाहिए, जैसे यहाँ पर ये है तो आप गिवन की हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पे, और गिवन में आप क्या लिखिए कि यहाँ पर V कितना दिया है हमारा 220 वोल्ट, I कितना दिया है हमारा 5 एम्पियर। अब आप देखिए कि हमें ये बोल रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है। अब पावर निकालना है, पावर को किससे डिनोट करते हैं, P बराबर। अब P बराबर बच्चों में पता होना चाहिए क्या होता है, V इंटू I होता है। आप मल्टीप्लाई कर दो और हमें वैल्यू मिल जाएगी। कॉस्ट पर आर पूछ रहा है कि 1 यूनिट कॉस्ट ₹6 के हिसाब से, तो जो भी आंसर आया है उसको क्या कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। तो न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले जो गिवन है वो, फिर उसके बाद में जो फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला, फिर देखेंगे क्या क्या हमारे पास है, क्या क्या हमारे पास मिसिंग है, उन सबको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अ लैम्प रेटेड 60 watt and an electric iron rated 800 watt are used for 6 hours every day. Calculate the total energy consumed. तो यहाँ पर दो दिए गए हैं कि एक लैम्प रेटेड है 60 वॉट एंड एक इलेक्ट्रिक आयरन है। एक लैम्प है जो 60 वॉट की है और एक इलेक्ट्रिक आयरन मतलब जो प्रेस है वो कितना है, 800 वॉट का है। तो हम लोग यहाँ पर जैसे इन्होंने P1 और P2 मान लिया कि इनकी क्षमता, इनकी जो पावर है वो इतनी है। ये जो कह रहे हैं कि अगर हमें इनकी एनर्जी निकालनी है और ये 6 घंटे डेली काम करते हैं, यूज करे जाते हैं, तो सिंपल सी बात है, E बराबर क्या होता है, P इंटू टी। तो यहाँ पर चूंकि क्या दिया गया, P1 P2 दिए गए हैं, तो एक बार हम लोग P1 निकाल लेंगे
और यहाँ पर E1 निकाल लेंगे, और एक बार टाइम दोनों के लिए सेम दिया गया है, और एक बार क्या निकालेंगे E2, तो E2 बराबर P2 इंटू टी। भाई मैं जब छोटी थी तो मेरी दीदी जो है, उनको एक सर पढ़ाने आते थे, तो वो P1 P2 T1 T2 करती थी, तो मैं सोचती थी यार ये सब क्या है। तो मैंने जब अपना 12th करा, या जब से मैंने ये फिजिक्स के इसमें ये सब पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे समझ में आया। लेकिन पहले भाई बहुत हंसी आती थी। अभी भी बच्चे सोचते हैं, अगर आप ऐसे बहुत स्पीड में E1 बराबर P1 इंटू टी, E2 बराबर P2 इंटू टू टी, E1 E2 P1 P2 लाइक ऐसा कुछ बोलते हैं तो बहुत अजीब लगता है। लेकिन जो जब इससे आप गुजर जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये व्हाट आर दीज थिंग्स। टोटल एनर्जी कंज्यूम, तो हम लोग E1 E2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और हमारा आंसर इज हेयर एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। जब भी कभी डेज और या जो भी निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा न्यूमेरिकल का पोर्शन। थोड़ा बहुत यहाँ पर हम लोगों ने पावर के, एनर्जी के क्वेश्चंस देखे बच्चों, और बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास बताने के लिए। मैं चाहूँ तो लंबी वीडियो बना सकती हूँ, एक एक चीज एक्सप्लेन करूँ। नेक्स्ट अभी बोर्ड्स जब ओवर हो जाएंगे तो मेरी बहुत सारे वीडियोस जो आएंगे उनमें वो भी शायद, लेकिन मैं कोशिश करूंगी 2-2 4-4 घंटे की वीडियो ना बनाऊं, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस बच्चों को ज्यादा हेल्प करते हैं, उनके टाइम को बचाते हैं, और टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सभी का टाइम बहुत जरूरी होता है। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसीलिए मैं लास्ट में ही कहती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और अपने सपोर्ट के लिए हमारा सपोर्ट करते रहिए। शुक्रिया।